This is Dr. Asif Moswi from the Global Clinic, your host. Initially, I had some practice in Pakistan and then I moved to Republic of Ireland around 11 years ago. और हर हार्मोन जो है उसका बॉडी में एक डिफरेंट तरह का काम है। डायबिटीज का मर्ज जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या रीजन है। और उस स्टेज पे अगर आप ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं, वेट लॉस करते हैं, डाइट की हैबिट्स बनाते हैं, सूरत हाल में अगर बहुत अर्ली स्टेज पे है तो कई दफ़ा आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। Assalamu alaikum everybody. This is Dr. Asif Moswi from the Global Clinic, your host with the Global Clinic's podcast series, which is called Medcast. Today, we are going to have the third episode of the podcast series, and we are very happy to be joined by one of our doctors, whose name is Dr. Amir Shehzad. Dr. Amir Shehzad is joining us live from Ireland. Dr. Amir Shehzad is an endocrinologist by specialty, and he's one of the best people that I know in the field of endocrinology. So, Dr. Amir, Assalamu alaikum. Thank you very much for joining us. वालेकुम सलाम डॉक्टर आसिफ, इट्स प्लेयर टू बी हेयर। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, और इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद पीपल एंड माय ऑडियंस। Thank you very much, Dr. Amir. The honor is on our part. So, Dr. Amir, before we start the questions regarding the diseases and hormones, etc., I would request you to, if you can please introduce yourself to our audience, where you have done your graduation from, and then what post graduation you have done, and from where you've been doing that, and where you're working these days, please. Sure, certainly. So my journey starts from Allama Iqbal Medical College, and I graduated in 2009. And initially, I had some practice in Pakistan, and then I moved to Republic of Ireland around 11 years ago. I did my MRCP from UK, and I did my MRCP from Ireland, and then I got my endocrine and specialist training in the UK, which I finished. And during the training, I did my specialty certificate exams in the endocrinology field, and I also hold the European Board examination in endocrinology and metabolism. At the same time, I'm a member of a very prestigious endocrine societies all over the world, including Irish Endocrine Society, British Endocrine Society, European Endocrine Society, and American Endocrine Society. First question, Dr. Amir, ये है कि who is an endocrinologist, या जिसको हम आम वर्ड्स में हार्मोन स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, तो एक हार्मोन स्पेशलिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता कौन है और व्हाट इज हिज जॉब, प्लीज। जी बिल्कुल, ये इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग क्वेश्चन। और जस्ट आप पब्लिक के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि हार्मोन्स को देखता है, और ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। हमारे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने नाम सुना होगा थायराइड ग्लैंड का, पब्लिक ने काफ़ी सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का। सो ये डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं। कुछ ग्लैंड एक केमिकल बनाते हैं, कुछ मोर देन वन केमिकल बनाते हैं, और उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं हार्मोन्स का। और हर हार्मोन जो है उसका बॉडी में एक डिफरेंट तरह का काम है। कोई हार्मोन आपकी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, कुछ बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कुछ हार्मोन आपके जिस्म में नमकियात जो सॉल्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, या पानी का बैलेंस कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन जो है वो आपकी ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। तो बेशुमार हार्मोन्स हैं जो कि आपके बॉडी में मुख्तलिफ काम सरंजाम दे रहे होते हैं। तो बेसिकली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वो होता है कि जो इन तमाम ग्लैंड्स के बारे में इल्म रखता है, और वो इनके बारे में देखता है कि इनके डिसऑर्डर्स या इनके मुताबिक इनकी कोई प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होती हैं तो उनको देखते हैं। अब दो तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या तो कुछ ग्लैंड अपनी रूटीन से हट के बहुत ज़्यादा मकदार में हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर देते हैं। वो ओवर एक्टिव साइड वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और कई बार ये होता है कि जो ग्लैंड वो अंडर एक्टिव हो जाते हैं, वो कम मकदार में हार्मोन पैदा करते हैं।
तो ये दोनों जो सूरत हाल हैं, इन दोनों सूरत हाल में मुख्तलिफ अलामात आती हैं और इनके अलामात भी मुख्तलिफ हैं और उनका ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ आती है। तो ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट एंडोक्रिनोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है, और इसमें आपका हार्मोन्स का बेसिकली डिसऑर्डर को देखा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आंसर डॉक्टर आमिर। डॉक्टर आमिर, आपसे क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड ओवर और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भी डायबिटीज़ का मर्ज जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और द नंबर्स आर रियली अनप्रेसिडेंटेड। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या रीज़न है कि डायबिटीज़ जो है वो रीजनल पाकिस्तान और साउथ एशिया, इंडिया, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में और ग्लोबली इतनी ज़्यादा अचानक से प्रेवलेंट हो गई है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और साउथ एशिया में, इंडियन, बांग्लादेश और इस एरिया में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ आजकल पाई जा रही है और इसका नंबर बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली आईडीएफ जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो लीडिंग कंट्री बन गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स पाए जाते हैं, और ये बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए, ख़ास तौर पे हमारी पॉपुलेशन के लिए। और अब इसमें कोई एक वजह नहीं है, इसकी बेशुमार वजूहात हैं जिनकी बिना पे डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा डायबिटीज़ की मुख्तलिफ़ किस्में भी हैं जो हर किस्म की मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेवलेंस होती है और मुख्तलिफ़ तरीके से वो बढ़ती है। तो दैट्स अ ग्लोबल चैलेंज एट द मोमेंट। पूरी दुनिया इस वक्त इस चीज़ के ऊपर काफ़ी परेशान है कि डायबिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। राइट। तो डायबिटीज़ जो है वो, जैसा कि बीइंग डॉक्टर मैं जानता हूँ कि डायबिटीज़ जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो जो हम्म। टाइप 1 और टाइप 2 स्पेशली, तो किस टाइप की डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है दुनिया में, और उस टाइप के बारे में आप हमें अगर थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर सकें प्लीज़। जी बिल्कुल। पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि टाइप 1 में और टाइप 2 में फ़र्क क्या होता है। तो ये दोनों डिफरेंट तरह की डायबिटीज़ होती हैं। बुनियादी तौर पे हमारा जिस्म में एक पैंक्रियाज एक ऑर्गन होता है जो उर्दू में लबलबा हम कहते हैं, और वो एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इस इंसुलिन का काम होता है कि ये आपके बॉडी में जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसकी सतह को एक ख़ास लेवल पे बरकरार रखता है। कई दफ़ा ये होता है कि अगर तो वो लबलबा पैंक्रियास आपका बनाना इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी में शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं कि जब लबलबे का प्रॉब्लम इटसेल्फ है और वो इंसुलिन नहीं बना रहा। अब उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, उसमें आपका लबलबा किसी भी वजह से डैमेज हो सकता है, वो एक अलग से बहस है। लेकिन बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है कि अगर लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अब इसके बरक्स दूसरी टाइप जो है टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें ये होता है कि आपका लबलबा पैंक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा है, लेकिन बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, और उस इंसुलिन के अगेंस्ट बॉडी एक रेजिस्टेंस शो करती है जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसके नतीजे में शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप नंबर देखें तो 90% जो है ना वो टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है, और 7 to 10% जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ पाई जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ग्लोबली यही एक रिस्क पे है जो कि बढ़ती जा रही है इस वक्त नहीं पूरी दुनिया में। और पाकिस्तानी पॉपुलेशन में ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है। और अभी मैंने जो आईडीएफ के फिगर्स आपके सामने रखे हैं, ये स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं कि 30% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है इस वक्त वो टाइप 2 डायबिटीज़ में जा रही है। दैट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग ऑफ कोर्स। तो ये एट द सेम टाइम अभी ये तो वो नंबर है जो हमें जो पेशेंट्स देखे हैं, और कई ऐसे पेशेंट जो अंडर डायग्नोज हैं, जो अभी तक डायग्नोज नहीं हो सके। तो एक अंदाजे के मुताबिक 20% लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी तक प्रॉपर डायग्नोज भी नहीं हुए हैं, और उनको पता भी नहीं है उनको डायबिटीज़ है। तो दिस नंबर कुड बी इवन वर्स। डॉक्टर आमिर, आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट कॉजेज एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं टाइप 2 डायबिटीज की? जी बिल्कुल।
ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि कोई एक चीज़ हमने अभी तक नहीं देखी जो कि डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ कर रही हो। बेशुमार अवामिल हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो कि मिल के टाइप 2 डायबिटीज़ बनाते हैं। तो किसी एक चीज़ को ब्लेम करना मुश्किल है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट कॉमनली जो लाइफस्टाइल चेंजेस, ख़ास तौर पे एक्सरसाइज का ना होना, और ख़ुराक में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल होना और चिकनाइयों का इस्तेमाल करना। तो ये दो मेन फैक्टर हैं जो कि डायबिटीज़ की तरफ लीड करते हैं। इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ में अगर किसी के पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है, तो उनके बच्चों में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जेनेटिकली भी डायबिटीज़ रन करती है फैमिली में। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह से अब मोस्टली जो पॉपुलेशन हमारी अर्बनाइजेशन की तरफ आ रही है, हम बिज़ी लाइफस्टाइल में आ रहे हैं, सिटी में आ रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम कोई एक्सरसाइज कर सकें या कोई अपने डाइट के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दे सकें। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर आजकल देखने में आ रहा है। इसके अलावा कुछ पसमानदा इलाकों में आप देखें तो वहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटीज़ इज़ अनदर फैक्टर, जो कि क्योंकि कई दफ़ा डायबिटीज़ जो अर्ली स्टेज पे प्रेजेंट करती है और सिम्टम्स देती है आपको, लेकिन अगर आप उसको उस टाइम पे नहीं पिकअप करते तो वो फिर प्रॉपर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। उस अर्ली स्टेज को हम प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर हैं जो कि डायबिटीज़ के डेवलपमेंट में असरअंदाज होते हैं। डायबिटीज़ बेसिकली आपके जिस्म के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है। तो ये एक बहुत बुरी बीमारी है कि अगर ये खून की नालियाँ, जो छोटी वेसल्स होती हैं, उन्हें कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स आप कहते हैं, खून की नालियाँ जो आपको पता है कि हर ऑर्गन को सप्लाई कर रही हैं। तो किसी भी ऑर्गन की वेसल्स अगर डैमेज होती हैं तो वो उस ऑर्गन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दिमाग में ख़ास तौर पे स्ट्रोक का यानी फालिज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दिल के अमराज, उसमें हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ, जो कि अक्सर आप देखने में आ रहे हैं कि यंग डेथ्स हो रही हैं पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में। तो कार्डियक अरेस्ट की काज हो सकती है अगर अनडाइग्नोज रहती है। इसके अलावा गुर्दे डैमेज कर सकती है, आंखें डैमेज कर सकती है, पाँव डैमेज कर सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि पेशेंट्स के पाँव में अल्सर्स बनते हैं, फिर वो बिगड़ते बिगड़ते बिल्कुल वो पाँव कटने की हालत तक पहुंच जाते हैं। तो फ्रॉम हेड टू टो रियली हर ऑर्गन को ये अफेक्ट करती है। और इसलिए इस वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी प्रिवेंशन की तरफ देखा जाए, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट को देखा जाए, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उस कॉम्प्लिकेशन को भी प्रॉपरली असेस किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए। Dr. Amir, like you said, it has so many complications. So, can type 2 diabetes be really cured? Possibility है? सिंपल वर्ड में आंसर यस एंड नो। तो यस इन अ सेंस कि अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पे डायबिटीज़ को पिकअप कर लेते हैं, जब वो प्री डायबिटीज़ रेंज में होती है, जब वो डायबिटीज़ बन रही होती है, और अगर कई दफ़ा वो डायबिटीज़ बन भी चुकी होती है, और उस स्टेज पे अगर आप ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं, वेट लॉस करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट की हैबिट्स बनाते हैं, तो उस सूरत हाल में अगर बहुत अर्ली स्टेज पे है तो कई दफ़ा आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने आंसर दिया कि नो, तो अगर तो एडवांस स्टेज में डायबिटीज़ चली गई है, आ, हम एक टेस्ट करवाते हैं, HbA1c टेस्ट करवाते हैं, जो कि पिछले 3-4 माह का आपको रिकॉर्ड बनाता है डायबिटीज़ का। अगर तो वो टेस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है और डायबिटीज़ बहुत अरसे से चल रही है, तो फिर उसका क्योर जो है वो मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो उस सूरत हाल में हम सिर्फ उसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, इन अ सेंस कि हम शुगर को एक नॉर्मल रेंज में रख रहे होते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना बन सकें। तो इन अ सिंपल वर्ड्स, उस स्टेज पे हम डायबिटीज़ को सिर्फ क्योर नहीं कर सकते, उसमें हम सिर्फ उसको एक एक स्टडी स्टेट पे मेंटेन कर सकते हैं। जी, इट्स वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड वाइड एज वेल। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती है जो कि ना टाइप 1 डायबिटीज़ में फॉल करती है ना टाइप 2 में फॉल करती है। ये कुछ ख़वातीन में होती है जिनमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन या कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन, हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन रिस्क पे है जेस्टेशनल डायबिटीज़, बट 100% पॉपुलेशन रिस्क पे है।
इसके अलावा अगर किसी का बच्चा बहुत बड़े बच्चे की पैदाइश होती है, लाइक 4.5 किलो से ज़्यादा बच्चा पैदा होता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि उस पर्सन को, उस पेशेंट को डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस सूरत हाल में देखना ये चाहिए कि अगर एक खातून प्रेगनेंसी के स्टार्ट में, अगर उसको कुछ सिम्टम्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे अगर उसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, या पेशाब बहुत ज़्यादा आना, थकन रहना, और घबराहट रहना, बहुत ज़्यादा रहना, तो उसको डेफिनेटली जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए चेक करना चाहिए। और नॉर्मली हम 24 to 28 वीक प्रेगनेंसी में एक टेस्ट करते हैं जिसे अब OGTT कहते हैं, जिसमें हम बॉडी को एक लोड देते हैं ग्लूकोज का, हाई डोज ऑफ ग्लूकोज। और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि इंसानी जिस्म ने उसको टॉलरेट किया है या नहीं। तो फिर हम 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद शुगर लेवल चेक करते हैं। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि अगर जिसम ने उस हाई लोड शुगर को टॉलरेट कर लिया है, तो इसका मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो हाई लोड टॉलरेट नहीं हुआ और शुगर बढ़ गई है, बॉडी ने इसको कम नहीं किया, तो इससे कंफर्मेशन होती है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि ये ना सिर्फ माँ के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के शुरू में हो, कुछ महीनों में, जब बच्चे के ऑर्गन बन रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर खुदा ना खास्ता ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो और अनडाइग्नोज रहे, तो ये कंजेनिटल अनोमलीज कर सकती है बच्चे में। और अगर लेटर ऑन प्रेगनेंसी चलती है, तो मदर में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। मदर में हाई ब्लड प्रेशर, जिसे एक्लैम्पिया हम कहते हैं, उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चे बच्चे का साइज़ बहुत बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पे बड़े बच्चे 4 किलो से ज़्यादा साइज़ हो जाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ख़ास तौर पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, और सी सेक्शन की तरफ आ जाती है ज़्यादातर। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बहुत अंडर डायग्नोज एरिया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में। और इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसमें उस सूरत हाल से हमें देखना चाहिए कि कंजेनिटल अनोमलीज का रिस्क और मदर डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चल रहा है। तो उस सिलसिले में हमें इसको बहुत खसूसी देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आंसर सर। ये बताइएगा कि फिर इसकी ट्रीटमेंट की क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्पेशली इन फर्स्ट वर्ल्ड और पाकिस्तान में क्या ऑप्शंस हो सकती हैं इसकी ट्रीटमेंट की। प्रेगनेंसी में हम बहुत लिमिटेड होते हैं टैबलेट्स के लिए। टाइप 2 डायबिटीज़ में एक लिस्ट ऑफ टैबलेट्स है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक टैबलेट यूज़ की, फिर उसके बाद अगली, फिर तीसरी, चौथी। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हम काफ़ी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो डायबिटीज़ की टैबलेट्स हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती हैं। तो मेटफॉर्मिन एक टैबलेट है जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे सेफ़ जो ऑप्शन है वो इंसुलिन ट्रीटमेंट होती है। और जो कि काफ़ी मौसर भी होती है, इफ़ेक्टिव होती है औरतों के लिए। तो क्वाइट लिमिटेड ऑप्शन, बट इंसुलिन इज़ अ गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन इन द जेस्टेशनल डायबिटीज़। सिंस यू मेंशन्ड इंसुलिन, तो हम आपसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ तो हो गया, व्हाट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ और उसके लिए मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली, हमने पहले जिक्र किया कि इंसानी बॉडी में लबलबा होता है जो कि इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है। और उस इंसुलिन का काम ये होता है कि उसने बॉडी में ग्लूकोज की मकदार को कम करना होता है और एक ख़ास लेवल पे लाके सेट करना होता है। तो अगर किसी तरह से लबलबा ये इंसुलिन प्रोड्यूस करना छोड़ देता है, अब उसके पीछे काफ़ी रीजंस हो सकती हैं। तो उस सूरत हाल में ये होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही बॉडी में। तो जब बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है इसके कि हम इंसुलिन इंजेक्शन लें। अब अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन टैबलेट फॉर्म में तो नहीं आती ना, वो इनहेलर फॉर्म में किसी और फॉर्म में आती है, वो सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में आती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास, कि सिर्फ इंसुलिन उसका हल है। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ आ गई हैं इंसुलिन्स की। तो हम टाइप 1 डायबिटीज़ में दो तरह की इंसुलिन यूज़ करते हैं। एक ऐसी इंसुलिन जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है, जो कि आप एक इंजेक्शन अपने पेशेंट अपने आप को दे,
तो वो 24 आवर तक आपको एक कवरेज देती है, वो थोड़ा थोड़ा इंसुलिन बॉडी में रिलीज करती रहती है। और इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं तो शुगर पीक पे जाती है, तो उस पीक को रोकने के लिए हम एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं जो कि खाने से पहले दी जाती है। और अब 2 खाने खाते हैं तो 2 दफ़ा लगाएं, 3 खाने खाते हैं 3 दफ़ा लगाते हैं, तो वो इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, उस पीक को रोकती है। इस तरह से ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब शॉर्ट एक्टिंग में भी मुख्तलिफ वैरायटी मौजूद है पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड। और लॉन्ग एक्टिंग में भी मुख्तलिफ नाम आते हैं इंसुलिन्स के, लाइक लेंटस का नाम सुना होगा, लेविमेर। तो ये मुख्तलिफ इंसुलिन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है, और वो ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी इसको उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जैसे एक टाइप 2 डायबिटीज़ वाला पेशेंट कर सकता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, अगर किसी पेशेंट को ये है, तो फर्स्ट वर्ल्ड में क्या ऑप्शंस है टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट के पास ट्रीटमेंट के लिए? जी, अगर आप शुरू में देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ आपको लगता है कि बहुत एक मेजरेबल डिजीज़ है, और ऑब्वियसली ये है भी, कि आपका बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इंसुलिन लें। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव नोट पे देखें, तो जितनी टेक्नोलॉजी और जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट टाइप 1 डायबिटीज़ में हो रही है और हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, उतनी हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ में नहीं है। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स। इन वेस्टर्न वर्ल्ड हम जो कई चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी, और अब तो एआई इंटीग्रेट कर रही है इन चीज़ों में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम देख रहे हैं। ख़ास तौर पे सीजीएम जिसे हम कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स। ये छोटी सी डिवाइसेस होती हैं जो कि स्किन के नीचे, स्किन में छोटी सी सुई के साथ स्किन में अटैच कर दी जाती है, और बहुत छोटी सी सुई होती है, और वो कंटिन्यूसली ग्लूकोज को मॉनिटर कर रही होती है हर 10-15 मिनट के बाद। और वो कंटिन्यूसली आपका जो ब्लूटूथ से डाटा जो है वो फ़ोन पे भेज रही होती है। कुछ लोगों ने एप्पल वॉच में वो ऐप इंस्टॉल की होती है, तो आप कंटिन्यूसली अपनी शुगर देख रहे होते हैं कि इस टाइम मेरी शुगर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। Another important aspect of technology in type 1 diabetes is insulin pump। जिस तरह से हमारा पैंक्रियास होता है, तो आप समझ लें कि बिल्कुल वही काम हम एक पंप के ऊपर डाल देते हैं। तो पंप एक डिवाइस होती है जिसमें आप इंसुलिन को स्टोर कर देते हैं थोड़े कुछ 1-2 दिन के लिए, और वो फिर आप पंप को आप ट्यूब के थ्रू और एक न्यूडल के थ्रू उसको आप इंसान बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और वो कंटिन्यूसली आपको थोड़ा थोड़ा इंसुलिन सप्लाई करता रहता है। और उसका जो कंट्रोल होता है वो आप अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं, और आप उस डिवाइस के ऊपर भी एल्गोरिदम आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कम या ज़्यादा स्पीड को कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी गुड एडवांसमेंट। और अभी जो मोस्ट रिसेंट हम जो अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है हाइब्रिड क्लोज लूप सिस्टम, जिसे हम आर्टिफिशियल पैंक्रियास भी कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि अभी मैंने 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक इंसुलिन सेंसर का जो कि ग्लूकोज को मॉनिटर कर रहा है, और एक इंसुलिन पंप जो कि इंसुलिन दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ब्लूटूथ से लिंक कर देते हैं। तो उसमें आपकी इनपुट कम हो जाती है और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो सेंसर ग्लूकोज को बॉडी में चेक करके डाटा पंप को देता है कि इस वक्त शुगर ज़्यादा जा रही है। तो पंप जो होता है वो उस हिसाब से एल्गोरिदम सेट किया होता है, तो उस हिसाब से वो इंसुलिन बॉडी में डिलीवर कर देता है और ग्लूकोज कम हो जाती है। और इसी तरह अगर सेंसर सेंस करता है कि ग्लूकोज कम हो रही है, बहुत ज़्यादा लो हो जा रही है शुगर, तो वो पंप को सिग्नल भेजता है कि अब आप इंसुलिन की सप्लाई रोक दें थोड़े अरसे के लिए। और पंप जो होता है वो सेम काम करता है, और उस तरह से ये दोनों मेंटेन करते हैं। उसमें आप अपना एक रेंज सेट कर देते हैं कि हमें इस रेंज में शुगर चाहिए, और ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं, और इसे हम आर्टिफिशियल पैंक्रियास कहते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। यहाँ पे यूके में काफ़ी लोग यूज़ करना शुरू हो गए हैं। राइट। अगेन थैंक यू फॉर दिस आंसर। अगला जो टॉपिक है वो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दीज डेज, बिकॉज हम बात करने लगे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। हम्म। रिसेंटली infertility has become so much prevalent,
and people are really seeking options to cure infertility, and people are actually very worried at a larger number. हमारी बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जिसको आजकल ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी की रीजंस क्या हैं बढ़ने की, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। श्योर। इनफर्टिलिटी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आई थिंक वो एक पॉडकास्ट उसके लिए अलग से चाहिए। और इसमें भी मेल इनफर्टिलिटी एक अलग टॉपिक है, फीमेल इनफर्टिलिटी अलग टॉपिक है। हमारा अक्सर पाकिस्तान में रुझान पाया जाता है कि फीमेल्स को ब्लेम कर दिया जाता है कि इनफर्टिलिटी के सिलसिले में, लेकिन मेल पॉपुलेशन भी एक बिग फैक्टर है। मेल इनफर्टिलिटी भी एग्जिस्ट करती है और उसकी भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनफर्टिलिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही है। अगर हम फीमेल्स में बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम जो है इसकी बहुत बड़ी वजह है। और ऑलमोस्ट 40 to 50% पॉपुलेशन जो है ख़वातीन की, वो किसी न किसी स्टेज में इसमें मुब्तला होती है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज की अलामतें मोस्टली ये होती हैं कि चेहरे पे बाल आना, बॉडी पे बाल आना, जो कि नॉर्मल फीमेल्स में नहीं आने चाहिए। इसके अलावा पिंपल्स पे चेहरे पे निकलना, बॉडी पे एक्नी हो जाना, ये भी एक अलामत है। इसके अलावा पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, बहुत लंबे हो जाना या शॉर्ट शॉर्ट हो जाना, या बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, तो ये टोटली इरेगुलर हो जाना, तो ये बेशुमार चीज़ें हैं जो कि सिम्टम्स हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज को सिग्निफाई करती हैं। और इट्स अ वेरी कॉमन इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन। अगर आप देखें तो इसकी रूट कॉज अगर देखें तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है, जो हमने टाइप 2 डायबिटीज़ में डिस्कस की थी। तो मोर और लेस इसका और टाइप 2 डायबिटीज़ का मिलता जुलता मैकेनिज्म है। तो इसमें भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको वेट लॉस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है डाइट में वो कम करने चाहिए। और इसके अलावा फ्रीक्वेंट मील फ्रीक्वेंसी जो है उसको देखना चाहिए, डाइटिशियन से इनपुट होना चाहिए। तो एक सीरीज़ ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि हमने देखने होते हैं। अगर आप पीरियड्स रेगुलर करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट टैबलेट्स हैं जो कि पीरियड्स को रेगुलर कर देती हैं। इसके अलावा अब कुछ ऐसी टैबलेट्स भी हैं जो कि ओव्यूलेशन करने में भी मदद देती हैं, जिससे फर्टिलिटी के चांसेस हम बढ़ा सकते हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम फिर किसी और पॉडकास्ट में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे फ्यूचर में। जहाँ तक मेल इनफर्टिलिटी का ताल्लुक है तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। हमारे खासतौर पर पाकिस्तानी पॉपुलेशन में मोस्टली हम फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और इस चीज़ को टोटली ओवरलुक कर जाते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अगर देखा जाए तो मेल ऑर्गन जो टेस्टिस है, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। और इस टेस्टोस्टेरॉन का जो कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन से हो रहा था। एक और हार्मोन है, एक और ग्लैंड है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि इस टेस्टिस ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये दोनों एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। पिट्यूटरी जो होता है वो सिग्नल भेजता है टेस्टिस को, टेस्टिस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को। तो अगर टेस्टिस के लेवल पे प्रॉब्लम आ जाए, अगर किसी को फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो जाए टेस्टिस में, या कोई इंजरी हो जाए, या कोई खुदा न खास्ता कोई कैंसर हो जाए, तो उसकी वजह से भी डैमेज टेस्टिस डैमेज होने से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इसी तरह अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि इसका कंट्रोलर है उसको देखा जाए, कई ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जिसमें हेड इंजरी है, या उसकी इन्फेक्शन होती है, या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या कोई ब्रेन में ब्लीड हो गई है, तो उस सूरत हाल में पिट्यूटरी ग्लैंड में कई दफ़ा ट्यूमर हो जाता है। तो अगर पिट्यूटरी का प्रॉब्लम होता है तो तब भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आने वाले मेल हजरात में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसको आप जब तक नहीं देख सकते, जब तक आप एमआरआई या उसके टेस्ट नहीं करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो इन शॉर्ट ये कि इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों में मुख्तलिफ वजूहात से होती है, और उनकी जो भी ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि किस वजह से हो रही है, हम उस वजह को ट्रीट करते हैं और उससे फिर पैदाइश के चांसेस बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर आमिर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग अगेन वर्ल्ड वाइड एट अलार्मिंग नंबर्स। तो हमारा आपसे जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होगा
कि व्हाई इज ओबेसिटी इंक्रीजिंग एट अ ग्लोबल लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल। जी, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। और हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स परेशान हैं, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, एंडोक्राइन से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड डॉक्टर्स, क्योंकि ओबेसिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा अभी यंग बच्चों में नज़र आना शुरू हो गई है। पहले तो ये था कि ये मिडिल एज की डिजीज़ है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में भी प्रेवलेंट होना शुरू हो गई है। और दैट्स क्वाइट चैलेंजिंग एरिया एज वेल। आ, अब ये बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे तो बेशुमार रीजंस हैं, कोई एक रीज़न तो नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपकी, जो रिसेंटली हमने देखा है कि ज़्यादा टाइम हम कंप्यूटर पे और अपना फ़ोन पे गुजारते हैं, और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। जो नॉर्मली आपको रिकमेंडेड है कि 150 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें पर वीक, जो आपको होनी चाहिए, कि अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर हाई रिस्क ऑफ गेटिंग द ओबेसिटी। इसके अलावा जो हमारी फूड है, दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। आजकल प्रोसेस फूड जो है बहुत ज़्यादा आप देखेंगे आपको आसपास मिलेगी, उसमें लॉट्स ऑफ केमिकल्स हैं जो हमें पता नहीं, कि वो प्रेजर्वेटिव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें शामिल होते हैं। हम होल मील जो हैं, लाइक खालिस गंदम का जो आटा है, उससे हटके हम जो प्रॉपर प्रोसेस आटे की तरफ जा रहे हैं। सेम गोज़ विद द राइस एंड अदर एरियाज। तो इन चीज़ों की वजह से भी ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन भी होती है। अगर पेरेंट्स को जेनेट ओबेसिटी है, तो उनके बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप देखा जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपस में। टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और इन सब के पीछे एक बेसिक मैकेनिज्म यही चल रहा होता है कि जो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर आमिर, ओबेसिटी जो है, क्या हम इसको लेबल कर सकते हैं कि ये डिजीज है, या फिर इट इज अ रिजल्ट ऑफ बैड लाइफस्टाइल, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, तो क्या उसकी वजह से ओबेसिटी डेवलप होती है, या फिर ये एक बस नेचुरल डिजीज है। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए भी और हम सब के लिए भी, कि ओबेसिटी जब स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली वो एक बैड लाइफस्टाइल से शुरू होती है, जिसमें आप लैक ऑफ एक्सरसाइज और जंक फूड, और मोस्टली आप लैक ऑफ एक्सरसाइज ये चीज़ें होती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये डेवलप हो जाती है, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर डिजीज़। और ये हमारा एक अलमिया है कि हम लोग अक्सर ओबीस लोग जो होते हैं, ओबीस पेशेंट्स जो होते हैं, उनको हम जजमेंटल हो जाते हैं, फ्रेंड्स में भी, रिलेटिव्स में भी, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। जिस तरह से हम एक दूसरे एक पेशेंट जो दिल का मरीज़ है, या एक दिमाग का मरीज़ है, या एक गुर्दे का मरीज़ है, जिस तरह से हम उसको प्रॉपर अटेंशन देते हैं, इस तरह से ओबेसिटी को भी प्रॉपर एक डिज़ीज़ के तौर पे लेना चाहिए, और लिए जाता है यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में। और आजकल तो बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, और इस पे बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस, इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस आ चुकी हैं। ख़ास तौर पे GLP-1 एनालॉग एक ख़ास ग्रुप है मेडिसिन का, जो कि इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, पेशेंट में वेट लॉस हो रहा है। अभी मोस्ट रिसेंटली यहाँ पे यूके में हम लोग मंजारो यूज़ कर रहे हैं, जिसके 20% तक वेट लॉस के रिजल्ट्स हैं। और वी हैव सीन पीपल जो कि एक माह बाद आते हैं और बताते हैं कि हमने 4 किलो कम कर लिया है। कुछ पेशेंट आते हैं हमने 10 किलो कम कर लिया है। तो दैट्स वेरी रीअश्योरिंग। सो आजकल वी आर इन अ टाइम पीरियड में जब हमारे पास ओबेसिटी की इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मंजारो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका एक लेसर वर्जन ओजेम्पिक इज़ रेडीली अवेलेबल, और वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके भी हैं। अब ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि ये हर बंदे को आप रैंडमली प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। इसकी भी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, कि हर आपने जब भी किसी बंदे को ये मंजारो या कोई GLP-1 एनालॉग प्रिस्क्राइब करना होता है, तो आपको कुछ चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना होता है, कि उसमें ख़ास तौर पे कोई पैंक्रेटाइटिस या पैंक्रियाज की कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, उसको पहले कोई थायराइड कैंसर की हिस्ट्री ना हो, या उस पेशेंट को कोई बाउल्स की प्रॉब्लम ना हो, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। उसके बाद फिर हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, और स्लोली उसको लो डोज से शुरू करते हैं, आहिस्ता सा बिल्डअप करके उसको ग्रेजुअली हाई डोज पे जाते हैं, और पेशेंट्स टॉलरेट करते हैं।
और कई दफ़ा ये होता है कि पेशेंट्स वो टॉलरेट नहीं कर पाते, और उस सूरत हाल में हम उसको अल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। एक्सेलेंट आंसर। तो एक और चीज़ है जो यंग पॉपुलेशन में अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गई है, एंड दैट इज़ एक्चुअली हाइपरटेंशन, जो कि जवान लोगों की या यंग एज की प्रॉब्लम नहीं थी। हमने अपनी बुक्स में भी पढ़ा, एक स्पेसिफिक एज के बाद जाने के बाद हाइपरटेंशन जो है वो एग्जिस्ट करती थी पॉपुलेशन के अंदर, बट नाउ यंग पीपल आर आल्सो डेवलपिंग हाइपरटेंशन। तो पहली तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज हाइपरटेंशन इंक्रीजिंग, एंड सेकेंडली व्हाई द यंगर पॉपुलेशन इज गेटिंग अफेक्टेड टू विद हाइपरटेंशन। थैंक यू। दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन अगेन। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हमारा हार्ट जब पंप करता है खून को, तो वो खून जब प्रेशर से जाके खून की नालियों में लगता है, और वो फिर उस प्रेशर की वजह से खून जो पूरे जिस्म में फैल जाता है, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है ना, ख़वातीन हज़रात कह रहे थे कि हमें ब्लड प्रेशर हो गया है। तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, वो तो हर एक बंदे में ही होता है। तो वो असल में कहना चाह रहे थे उनका ब्लड प्रेशर या ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। पहले यही देखा जाता था कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 50 ईयर्स से ज़्यादा लोगों में ज़्यादा पाया जाता था। और उसकी वजह जारी बात है, एज के साथ साथ आपकी ब्लड वेसल थिक होना शुरू हो जाती हैं, उनकी इलास्टिकसिटी जो है इलास्टिक कम होना शुरू हो जाती है। तो उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून का प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यंग पे पॉपुलेशन भी आ रही है। ख़ासतौर पे अगर ब्लड प्रेशर 40 ईयर्स से अंडर लोगों में आ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसमें कोई ना कोई उसकी वजह लाजमी है, और उसको लाजमी डिगअप करना चाहिए। अ, जिस तरह मेरी फील्ड एंडोक्राइनोलॉजी है, तो एंडोक्राइन्स के रेफरेंस से बेशुमार ऐसे ग्लैंड हैं, अगर वो अपने हार्मोन एक एक्सेस में पैदा करना शुरू कर दें तो उससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका थायराइड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड बॉडी में ग्लैंड होता है जो कि सॉल्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, अगर वो उसके उसके हार्मोन बढ़ जाएं तो वो ब्लड प्रेशर काज कर सकते हैं। तो ऐसा मरीज जो कि 40 साल से कम उम्र है और उसमें ब्लड प्रेशर है, तो उसको लाजमी लाजमी तौर पे चेक करवाना चाहिए कि उसके अंदर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं आ रहा। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं जो कि कार्डियोलॉजी कोलीग बता सकते हैं, कि जिसमें हार्ट के जो हार्ट की जो वाल होती है या वेल्व्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं, या ब्लड वेसल्स के प्रॉब्लम आ जाएं। इसके अलावा गुर्दे के मसाइल आ जाएं तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर 40 ईयर से कम में है तो उसको लाजमी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इस ब्लड प्रेशर के पीछे रीज़न क्या है, और उस रीज़न को ट्रीट करना चाहिए। और ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ये बढ़ गया है इसके लिए ट्रीटमेंट खाऊंगा, टैबलेट खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। वो एक अच्छी बात है कि आप ट्रीटमेंट लें, लेकिन एट द सेम टाइम यू आल्सो नीड टू फाइंड द रीज़न व्हाई द ब्लड प्रेशर वेंट अप। राइट। सो जिस तरह हमने इसको कैटेगराइज किया कि ओल्ड एज और यंग एज में भी हो जाता है, तो ओल्ड एज में तो एक टिपिकल पैटर्न हम देखते हैं, कुछ दवाइयां हैं सेट जो सारे हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या जो यंग लोग हैं, अगर उनको हाइपरटेंशन डेवलप होती है तो वो भी सेम ट्रीटमेंट यूज करते हैं, या उनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, या व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? जी, उनमें अप्रोच डिफरेंट है, क्योंकि यंग पेशेंट में हमें उसकी रीज़न देखनी पड़ती है कि उसकी काज क्या है उस ब्लड प्रेशर की। अगर तो वो ब्लड प्रेशर उसका किसी ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने से हो रहा है, तो हम उस ग्लैंड को ट्रीट करेंगे, ना कि हम ब्लड प्रेशर को करेंगे। ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे, लेकिन उसकी बुनियादी वजह को हम ट्रीट करेंगे। अब जब बुनियादी वजह को ट्रीट करेंगे तो वो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो यंग पेशेंट में ख़ासतौर पे आपको उसकी रीज़न के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। राइट, थैंक यू फॉर दैट आंसर। हम आपकी फील्ड इतनी वास्ट है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है वो है थायराइड। सो थायराइड डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं अगेन, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन
अदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स। अब इसकी क्या रीज़न है, वाई वाई दिस? जी बिल्कुल, थायराइड डिसऑर्डर भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड जो एक छोटा सा ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, जो कि हमारे नेक में फ्रंट पे होता है। और इसके दो लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट पार्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं। जिस तरह बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, इसी तरह इसी की इसके भी दो विंग्स होते हैं। नॉर्मल हालात में ये एक केमिकल बनाता है जिसे हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, और वो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब प्रॉब्लम थायराइड में तब आती है जब वो ग्लैंड या तो वो हार्मोन बनाना बंद कर दे या कम बनाना शुरू करे। तो उस सूरत हाल में हम इसे हाइपोथायराइड या अंडर एक्टिव थायराइड का नाम देते हैं, जिसमें आपका ग्लैंड कम मिकदार में हार्मोन बना रहा है। और कई दफ़ा ऐसे मामलात होते हैं कि वो हमारा थायराइड जो है वो हार्मोन को बहुत ज़्यादा एक्सेस में बनाना शुरू कर देता है। उसकी वजह बेशुमार हो सकती हैं, जिस तरह कुछ लोगों में ग्वाइटर गिलर्ड की बीमारी होती है, या कोई नोड्यूल आपका बहुत ज़्यादा थायराइड बनाना शुरू कर देता है। ग्रेव्स डिजीज़ इसकी रीज़न है। तो उस सूरत हाल में उसके एक अलग इफ़ेक्ट आते हैं। तो दोनों की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, दोनों के असरात मुख्तलिफ हैं। जो अंडर एक्टिव थायराइड है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा अंडर डायग्नोज भी है। तो ऐसी ख़वातीन हजरात जिनको बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता जा रहा है बग़ैर किसी वजह के, उनका डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका वेट बढ़ रहा है, डिप्रेशन में है, उनकी नींद का पैटर्न ख़राब हो चुका हुआ है, उनको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, उनके चेहरे की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा खुरदरी और वो ड्राई हो रही है, तो उनको लाजमी अपना थायराइड चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये अंडर एक्टिव थायराइड की निशानी हो सकती है। और इसकी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है कि आप उसको थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करते हैं और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं ख़ास लेवल पे उसका हार्मोन को रखने के लिए। ऑन द अदर वे अराउंड अगर आप जाएं तो ओवर एक्टिव थायराइड जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंट करता है कि कई दफ़ा आपको, आप उस चीज़ को नॉर्मल ले रहे होते हैं, लेकिन वो अलामात हो सकती हैं कि एक ओवर एक्टिव थायराइड मौजूद है। उसकी अलामात इस तरह से आ सकती हैं कि आपको पैल्पिटेशन, जिससे दिल का बहुत तेज़ तेज़ धड़कना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहना, तबीयत में बहुत ज़्यादा तेज़ी रहना, हाथों में पसीने आना, इसके अलावा लूज मोशन अक्सर रहना, इसके अलावा नींद का प्रॉब्लम आना, सोने में टाइम लगाना, नींद ना आना। तो ये कुछ अलामतें हैं जो कि ओवर एक्टिव थायराइड की हो सकती हैं। तो अगर किसी भी शख्स को इस तरह की कोई अलामतें आती हैं तो दे मस्ट चेक देयर थायराइड ग्लैंड, और उसमें अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर आमिर, थैंक यू फॉर योर आंसर वंस अगेन। तो अब ये हमने अभी तक इस पॉडकास्ट में वो चीज़ें कवर की जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर किसी को पता है। और वो कहीं ना कहीं से दूसरे सिलसिले में भी वो टच बेस उनसे हो जाता है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ हमने देख लिया। तो एंडोक्राइनोलॉजी क्योंकि एक वेस्ट वेस्ट फील्ड है, तो और क्या क्या चीज़ आती है एंडोक्राइनोलॉजी में, आपकी डोमेन में आप क्या पेशेंट्स देखते हैं, और आपके क्या बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए एज अ जनरल पॉपुलेशन? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एंडोक्राइनोलॉजी एक बहुत ही वसी फील्ड है, और एक पॉडकास्ट में इसके बारे में ओवरव्यू भी देना बहुत मुश्किल काम है। हमने मेन मेन जो मोटी मोटी बीमारियां जो हमने कवर कर ली हैं, जो एंडोक्रिनोलॉजी हम कवर करते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, हम वो भी कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ के प्रॉब्लम्स, अगर कद छोटा रह जाए तो उसमें ग्रोथ हार्मोन की ट्रीटमेंट और इस तरह की चीज़ें भी हम देखते हैं। इसके अलावा वाटर बैलेंस अगर बॉडी में ख़राब हो जाए, सोडियम के डिसऑर्डर्स जो कि सॉल्ट है बॉडी में, कैल्शियम के डिसऑर्डर्स हम देखते हैं। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स और जेनेटिक डिसऑर्डर भी हम उसमें कवर करते हैं। तो ऐसा ऐसा ह्यूज फील्ड। तो लेकिन ये कि मेनली हमने जो थायराइड, डायबिटीज़ और ये चीज़ें हमने कवर की हैं, तो दीज आर द मेन एरियाज विच आर कॉमन। तो डॉक्टर आमिर, आपसे एक और क्वेश्चन है, वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स या जो अभी स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने सोचा होगा कि उन्होंने जाके वेस्टर्न वर्ल्ड में, आयरलैंड, यूके वगैरह में ट्रेनिंग करनी है, तो कोई ऐसे रेयर डिजीजेस भी हैं, कोई ऐसे डायग्नोसिस भी हैं जो हमारे इधर एशियन कंट्री में, हमारे रीजन में ज़्यादा कॉमन ना हो, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कॉमनली आप देखते हो?
जी जी बिल्कुल। जहाँ तक बात है कि कॉमन होना या ना होना, वो पाकिस्तान में कई चीज़ें अंडर डायग्नोज भी चल रही होती हैं। तो जब तक आप उसको डायग्नोज नहीं करेंगे तो हम ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान में वो नहीं पाई जाती। अ, अब हम कई ऐसे रेयर डिसऑर्डर्स देखते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल एक्रोमेगली का नाम सुना होगा, जिसमें ग्रोथ हार्मोन बॉडी का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बनता है और वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। नाक बड़ा हो जाएगा, मुंह बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे, हर चीज़ की ग्रोथ हो जाएगी बॉडी में। आपके इंटेस्टाइन की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो बेशुमार ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि होते हैं। इसके अलावा एड्रीनल इंसफिशेंसी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि इस माशरे में तो पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि वो अंडर डायग्नोज है। कि एड्रीनल ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी में जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन बनाता है, और कॉर्टिसोल हमारे एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको लगता है किसी शख्स को कि उसकी एनर्जी हर वक्त लो जा रही है, और अगर उसको लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, ख़ासतौर पे जब वो खड़ा होता है तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, उसको डिजीनेस फील होती है खड़ा होने से, अचानक खड़ा होने से, और अगर शुगर कम हो रही है वक्तन फ़वक्तन बगैर किसी वजह के, पसीने आना ठंडे, और इसके अलावा मतली होना, वॉमिटिंग होना, तो ये सारी अलामतें हो सकती हैं कि अंडरलाइन कोई एड्रीनल इंसफिशेंसी या एडिसन डिजीज़ जिसे कॉमनली कहते हैं, वो भी हो सकता है। इसके अलावा कई दफ़ा कुछ ऐसे रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपकी इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम इंसुलिनोमास कहते हैं। हमने इंसुलिन की डेफिशिएंसी तो देखी, वो डायबिटीज़ होती है, लेकिन उसका रिवर्स अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा अगर इंसुलिन बने तो इंसुलिनोमा उसे कहते हैं। तो वो भी वक्तन फ़वक्तन बहुत ज़्यादा लो शुगर करता है। लो शुगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि उससे सडनली ब्रेन जो है वो स्टॉप हो सकता है और बंदा चलते चलते गिर भी सकता है और चोट लग सकती है। इसके अलावा आपने रिप्रोडक्शन एक्सेस देखा, हमने उसके बारे में डिस्कस किया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। अ, इसके अलावा आप देखें तो ग्रोथ डिसऑर्डर्स, कई दफ़ा बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे होते, उनमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि बच्चा इस वक्त जो है वो बाकी बहन भाइयों की निस्बत थोड़ा छोटे कद का है, तो वो भी एक डिसऑर्डर हो सकता है। तो एंडोक्राइन इज़ अ वास्ट फील्ड, और इसमें ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं कुछ चीज़ों के, ये बहुत रेयर चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल दे कैन हैपन। और आई एम श्योर पाकिस्तान में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। ख़वातीन और हज़रात को पता होना चाहिए कि अगर उनमें किसी किस्म की इनमें से अलामतें जो मैंने बताई हैं ये आ रही हैं, तो उनको लाजमी अपने मुआलिज से, अपने जीपी से या अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए ताकि उनको मज़ीद डेकअप करके डायग्नोसिस बनाया जा सके। डॉक्टर आमिर, आपसे एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, और वो है हमारी यंग पॉपुलेशन के बारे में। देखिए, डिजीज डायबिटीज जैसी एक जो प्रॉब्लम थी वो आज से कुछ अर्सा पहले सिर्फ बुजुर्गों की प्रॉब्लम समझी जाती थी या ओल्ड एज की प्रॉब्लम समझी जाती थी। अभी डायबिटीज का इंसिडेंट इतना ज्यादा हो गया है कि यंग लोगों को अचानक से डिस्कवर होता है कि दे हैव डायबिटीज। नाउ इट्स अ स्पेशल क्वेश्चन फॉर यू कि एक यंग बॉय या गर्ल, मेल और फीमेल, when they get to know कि उनकी ब्लड शुगर की रेगुलेशन इज डिस्टर्ब्ड और they might be ending up having diabetes, तो उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर रिफ्लेक्स, और उसके बाद हम्म। उन्हें ट्रीटमेंट सीख करने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्लीज इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा शॉक होता है पेशेंट के लिए या फैमिली के लिए भी, कि जब आप उसको बताते हैं कि ये डायबिटीज़ नई डायग्नोज हुई है, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग शॉक, क्योंकि उसमें आपकी पूरी लाइफ चेंजेस आ जाती हैं, आपने सारी उम्र के लिए आपकी एक चेंजेस आ जाती हैं। तो इट्स अ वेरी बिग शॉक। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेशेंट जो ख़ासतौर पे यंग जनरेशन है जो टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुए हैं या टाइप 2 भी इवन डायग्नोज हुए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनको ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आपको डायबिटीज़ हो गई, लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट, वी आर एट द टाइम ऑफ द हिस्ट्री जब हमारे पास काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ख़ास तौर पे यंग पॉपुलेशन जो हैं उनके लिए मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की हो रही है। और आजकल बेशुमार मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो कि उनको एजुकेट करती हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेब बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको गाइड करती हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, और अगर आपने खाना है तो कितनी इंसुलिन आपको चाहिए।
और इसके अलावा बेशुमार वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके उन अपनी बीमारी के बारे में पढ़ सकते हैं। और बेशुमार ग्रुप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके अपने ऐसे लोग जिनको सेम बीमारी मौजूद है, टाइप 1 डायबिटीज़, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में हमारा फोकस ये नहीं होता है कि हमने मरीज़ को देखा और हमने उसको दवाई लिख दी कि भाई ये दवाई खाओ जाके, और तुम उसके बाद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा आना और फिर देखेंगे तुम्हारी शुगर कैसे हुई। हमारा फोकस ये नहीं होता। हमारा फोकस ये होता है कि हम उस पेशेंट को एजुकेट करें कि वो अपनी डायबिटीज़ का खुद रिस्पॉन्सिबल हो, वो अपनी डायबिटीज़ को खुद मैनेज करे। ठीक है। अब लाइक टाइप 1 डायबिटीज़ में हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं। यहाँ पे डेफनी कोर्सेज होते हैं जो कि पेशेंट एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं। उसमें पेशेंट खुद एक हफ्ता डायबिटीज़ नर्सेज के साथ, डॉक्टर्स के साथ और डाइटिशियंस के साथ इंटरेक्शन करता है, उन लोगों से मिलता है जिनको डायबिटीज़ है। और आफ्टर अ वीक पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि वो खुद ब खुद अपनी इंसुलिन एडजस्ट कर लेता है। उसको पता है कि मैंने एक्सरसाइज करना है तो मुझे अपनी इंसुलिन कम करनी है। मुझे अगर खाना ज़्यादा खाना है तो मुझे इंसुलिन कितनी बढ़ानी है। अगर मुख्तलिफ सूरत हाल जो हैं, अगर रनिंग करनी है तो मुझे उस पर इंसुलिन एडजस्टमेंट क्या करनी चाहिए। तो द मेन फोकस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ कि हम पेशेंट को एजुकेट करें कि वो अपनी डायबिटीज़ को ऑन करे और अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करे, और डॉक्टर्स को एक एज अ हेल्पर, एक हेल्पिंग हैंड यूज़ करे। और मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल हैं ऑनलाइन। ऑब्वियसली हर कोई अथेंटिक तो नहीं है, लेकिन हम पेशेंट्स को बता सकते हैं कि कौन कौन से अथेंटिक मटेरियल हैं जिनको आप, वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी डायबिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल, इट वाज वेरी एनलाइटनिंग फॉर मी एंड आई होप कि जो हमारी ऑडियंस है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारा आपसे एक फाइनल क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ योर टेक होम मैसेज फॉर पीपल रिगार्डिंग एंडोक्राइन हेल्थ। जी बिल्कुल, टेक होम मैसेज मेरा एक सिंपल सा है। आपने भी सुना होगा, हम अक्सर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स और ये सभी लोग बात करते हैं, आइज़ डोंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। तो जब तक आपको उस बीमारी के बारे में अलामतों का पता नहीं होगा तो आप उसको, तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर एक बंदे को काफ़ी अरसे से अलामतें आ रही हैं, जब उसको पता ही नहीं कि यार ये अलामतें नॉर्मल हैं या अब नॉर्मल हैं, तो वो तब तक वो अपनी अटेंशन, मेडिकल अटेंशन नहीं लेगा। तो हमारा इस पॉडकास्ट का मतलब यही था कि पेशेंट को अवेयरनेस हो, कि आप लोग देखें कि क्या क्या अलामतें, थायराइड की अलामतें क्या हैं, डायबिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अलामतें हों, तो आपने किस किस तरीके से डॉक्टर्स की टेंशन लेनी है। तो ये मेरा टेक होम मैसेज है छोटा सा। अपने ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सेहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और हम यहाँ पे अवेलेबल हैं अगर आपको किसी किस्म की मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट। श्योर सर, वीड लव टू हैव अनदर सेट ऑफ पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे डॉक्टर्स की तरफ से भी और पेशेंट्स की तरफ से भी, बट आई कुडंट आस्क यू ऑल दोज। तो मे बी डाउन द रोड हम इन अ फ्यू वीक्स आपसे एक और सेशन कर लें, क्योंकि वी कुड कवर एवरीथिंग। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आमिर, आपके हमारे पॉडकास्ट पे आने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।